हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपी SSC आयोग द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 350 प्रश्न तक कवर कर लिए थे। इसके साथ साथ हमने ग्रामीण विकास हो गया, आपका यूपी जीके हो गया, ठीक है, ये वाले पूरी मैराथन हमने देख ली है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इकोनॉमिक्स का है और इकोनॉमिक्स खत्म करने के बाद हम जो है आपका हिस्ट्री और पॉलिटी के पार ले चलेंगे। चलो, तो यहाँ पर हमारा 350 तक क्वेश्चन हो गए थे। 351वां क्वेश्चन है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर पर आधारित होती है वो क्या कहलाती है। तो गरीबी रेखा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है, तो इस स्थिति में अगर आपका कोई गरीबी रेखा का जो मानक है उसमें आपको याद रखना, कोई व्यक्ति गरीब तब माना जाएगा जब शहरी क्षेत्र में उसे 1100 किलो कैलोरी पर डे और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी पर डे न्यूनतम दैनिक आवश्यकता का ये मानक निर्धारित किया गया। अगर इतने से कम प्राप्त होता है तो वो गरीबी की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्न में से किस अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा, 2017-18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें हमारे साथ 4 विकल्प थे, तो इसका जो आंसर है सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, ठीक है, और इसे आप पढ़ लेना, पूरा डिटेल लिखा है। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में खालिस्तान की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच का आदर्श अनुसरण करते रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श गांव, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये है 2014 से स्टार्ट की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक संसद को एक गांव गोद लेने की अपील की थी, जिसमें आदर्श ग्राम योजना इसका नाम रखा गया था। इसमें प्रत्येक सांसद क्या करता है, एक गाँव को गोद लेता है और उसको डेवलप करवाता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्न में योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि ये 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी। बाकी अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना ये 9 मई को स्टार्ट की गई थी। आगे देखने वाले हैं, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है। तो किसान विकास पत्र को शुरू किया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना PM किसान सम्मान निधि की घोषणा की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति वर्ष छोटे और सीमांत किसानों को देगी, कितना देगी, ये 6,000 रुपये प्रति वार्षिक। और ये क्या है, PM सम्मान निधि, ये क्या होता है, 6,000 रुपये वार्षिक में मिलेंगे, लेकिन 3 किस्तों में मिलेंगे आपको। चलो आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदायों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। कौन सी योजना थी वो, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है। तो श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, ये इनका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगला है क्वेश्चन कि कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं उसे प्राप्त करने एवं सूत्र की देखरेख करने के लिए हो रही थी या कर रही थी। तो हम बात करेंगे जो एस तेंदुलकर समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आप देखो आगे देखने वाले हैं कुछ समिति की, तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, सहाय समिति आपातकाल के समय गठित, JJ ईरानी समिति कंपनी अधिनियम के लिए चालू की गई थी। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है किस नाम से जानी जाती है, तो ये अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है, जिसे हम प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। 3 प्रकार के राशन कार्ड जैसे अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड और APL कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोग राशन कार्ड कौन सा है। तो ये है अंत्योदय कार्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें ये हो गया, आप इसको डिटेल देखना कि कितना गेहूं, कितना क्या मिलता है, कितना चावल मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये SBI के द्वारा। आगे देखने वाले हैं, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा
कौन सा? पूरा योजना। पूरा योजना जो है वो आपके पूर्व राष्ट्रपति जो है एपीजे अब्दुल कलाम की अवधारणा से प्रेरित है, इन्होंने ये इसको दिया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेना, देख लेना, याद रख लेना, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से जो लागू की जाने वाली जनधन योजना है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस अवसर पर 2014 में की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई थी? तो आपको याद रखना है, ये 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ये बहुत ही वित्तीय समावेशन की ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो, मोदी जी ने इसका स्टार्ट किया था। आगे हमारा झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसमें हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव आवास योजना। आगे हमारा निम्न राज्यों में कौन सा उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन है? तो एमयू हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना था, तो ये झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया था? तो ये 50,000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा स्टार्टअप इंडिया योजना का उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है। और अगर हम बात करेंगे, और इसकी जो शुरुआत है वो मोदी जी ने दिल्ली में लाल किले से 15 अगस्त 2015 को इसकी स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। किस कार्यकाल के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेते हैं? चलो, इसमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद आदर्श ग्राम योजना। ये 11 अक्टूबर 2014 को चालू की गई थी, याद रखेंगे। आगे है अपना क्वेश्चन कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी, तो ये फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आगे देखेंगे, अच्छा, इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें जो बीमा की किस्त है वो खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5 मतलब 1.5% और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% इसमें बोला गया था। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? तो इसका 2015 से 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ है वो किसके जन्मदिन पर किया गया था? तो ये कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन पर किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये 2005 में स्टार्ट की गई थी। तो ये देखो, अब यहाँ पर लिखा है 11 अप्रैल 2005 को कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस पर ये शुरू किया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को आपको पता है राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो, आगे बात करेंगे, इसी से संबंधित एक और है, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक और महत्वपूर्ण योजना जैसे मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 में भी लागू की गई थी। चलो, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी, तो ये 2013 में। आगे है हमारा नेक्स्ट है हृदय योजना का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रीय विरासत विकास से है। ठीक है, विश्व विरासत वाली है, उनके विकास से है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुआ है? तो ये अप्रैल 2014 से। नेक्स्ट है हमारा सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए। आगे देखने वाले हैं, भारत सरकार का जो लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत संरक्षित करना है, तो ये 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50%। राष्ट्रीय कृषि बाजार ANAM के लिए क्या है? तो इनमें से डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला विकल्प कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ANAM कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ठीक है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस मंच को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई रकम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है, और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया है। यह निम्न में से किस योजना का एक भाग है? तो ये हो जाएगा संपदा योजना का भाग है। आगे हमारा निम्न सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ की थी? तो ये गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस, चलो यहाँ पर आपका राज्य पूछा था। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, ये बिजली से रिलेटेड थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है?
तो एग्री उड़ान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के लिए किसके लिए लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्याज और आलू के लिए। आगे है नेक्स्ट हमारा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास, शहरी और मंत्रालय। आगे बात करेंगे, इस योजना की जो शुरुआत है वो मोदी जी के समय जून 2015 में हो जाती है, ठीक है। और ये 500 शहरों में बुनियादी शहरी अवरचना इसका सुधार करना इसका उद्देश्य रखा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो जो शिशु लिंगानुपात हैं जो बालिकाओं का, उसको सशक्त बनाए रखना इसका कार्य किया गया है। चलो आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया है? तो ये 2016 का प्रश्न है, उस समय विद्या बालन थी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी ग्रामीण को न्यूनतम मजदूरी केवल कितने दिन की होगी? तो ये 100 दिन का दिया जाता था। लेकिन अभी ये जो वर्तमान में जी राम जी विधेयक है, इसमें बात की जाए तो ये आपका सिर्फ आपको याद रखना 125 दिन, पहले 100 था, अब 125 दिन का कर दिया गया है। आगे देखा जाए तो भारत स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण जुड़ी योजनाएं हैं? तो इसका मेक इन इंडिया मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, समाजवादी पेंशन योजना किस वर्ग के लोगों को लाभान्वित करती है? तो आपको याद रखना है, तो ये योजना जो है आपका सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार या अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, तो सभी के लिए इसका है आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखने वाले हैं, हाल ही में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च 2015 को ये हो जाती है शुरुआत इसकी। चलो आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की थी? तो बात करेंगे 100 सिटी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा व सार्वभौमिकरण के लिए। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित था? तो ये हो जाएगा 25। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 स्टार या 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित थी? तो ये 7 पर, 7 स्टार लिखी है, 7 मानक हैं। अब ये मानक कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, ठीक है। लिंगानुपात, अपराध मुक्ति, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शासन और सामाजिक भागीदारी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भुगतान संतुलन और व्यापार समझौते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं जल्दी से। तो माल की डिलीवरी लेते समय जो राशि चुकाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अग्रिम भुगतान या डाउन पेमेंट। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश द्वारा अपने व्यापार संतुलन में घाटे की स्थिति निम्नलिखित में से अवश्य होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा निर्यात की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक आयात होना। आगे है, निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के लिए भूमि आवंटित। चलो इतना हो गया। चलो आगे देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये इराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब इसमें देखना है आपको, मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय चाय निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य कौन कौन से हैं? इराक, यूएई और रूस। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है क्या? बेरोजगारी बढ़ा सकती है। चलो आगे देखने वाले हैं हम, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए हम कौन सी शब्दावली प्रयुक्त करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल। आगे देखने वाले हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जाए यूएनसीईडी का जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी बात करेंगे तो यह जो है जून 1992 में ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित होता है। ये एक सम्मेलन है, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो ओफेक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गेट। गेट का जो तात्पर्य क्या होता है? गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, जो गेट है यही चलकर आगे 1995 में WTO बनता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करें, इसके 7वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो ये 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो ये है नागोजी ओकंजा इवेला, इसके अध्यक्ष हो जाएंगी, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघाई, चीन में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार या पार्टनर बना था? तो ये आपका 1992 में बना था। आगे देखने वाले हैं हम, आगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये बगदाद में हुआ था, बगदाद। आगे करेंगे हम बात, ओपेक में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो ये 12 देश शामिल हैं। चलो आगे बात करते हैं, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो बात करेंगे बी, इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हो जाती है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे तो बीफो का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, IAEA का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, और FAO जो है खाद्य कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। आगे देखने वाले हैं, कृषि और किसान मंत्रालय ने 2 सरकारी कार्यक्रम PMFVY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो कौन कौन थे? तो आपको याद रखना है, इसमें राइट आंसर दूसरा कौन सा हो जाएगा? UNDP हो जाएगा, और एक ये हमारा मंत्रालय हो जाएगा। चलो आगे देखने वाले हैं हम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत किया था? तो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, जो CDRI है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की 18वीं माध्यवाधिक बैठक की मेजबानी की थी? तो अजरबैजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। आगे देखने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? 1957 को 29 जुलाई में हो जाती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, मतलब UN का मुख्यालय पूछा है हमसे, तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं और 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं, ठीक है। स्थायी सदस्य देश देखें तो इसमें कौन कौन से हैं? रूस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके पास वीटो पावर होती है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी थी। चलो आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश इसकी भाषाएं हैं। अगर बात करें इसकी, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें टोटल 6 भाषाएं हैं, तो आपने देखा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी, लेकिन 2 इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं, केवल अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके साथ साथ इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में हो जाती है एक्ट के तहत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो जिम योंग किम हैं, याद रखेंगे, ठीक है।
चलो ये भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये 15 वाला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ है, ये तो आपका 2015 का है, तो 2015 को तो अभी आएगा नहीं, तो आपको याद रखना है अभी जो है अगर हम बात करें तो इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष भी होते हैं, और इसमें जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं, याद रखेंगे। चलो ये क्या है, वो पुराने थे। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में जरूर है, ठीक है। सार्क की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। चलो आगे देखते हैं अब हम कुछ विवरण एवं सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.72 लाख। आगे है हम बात करेंगे, और 2024-25 के लिए जो है वार्षिक जो आय है 1,14,710। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। आगे है हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देश के कुल वन क्षेत्र। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, तो ये जापान का, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है अगर बात करें 2025 में, तो ये सिंगापुर देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, जो आपके 193 देशों की यात्रा कर सकता है। आगे है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ACCI के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से है, तो इसका आंसर हो जाएगा दमन दीव दादर नागर हवेली। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक जो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था है, इसकी सूची में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये 43वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, द्वितीय स्थान पर सिंगापुर और हांगकांग तीसरे स्थान पर है। आगे है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसे बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है, BMI। इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका है ऊंचाई मीटर में और बटा में वजन किलोग्राम में, इससे हमारा आंसर आ जाता है। आगे देखेंगे निम्न में से किस प्रदेश की माध्य औसत आयु न्यूनतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, नवंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत विश्व बैंक के व्यापार में करने में आसानी की श्रेणी में खालिस्तान स्थान पर था, तो ये 77वें स्थान पर था, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, जो अब जो है इसकी पहली पायलट रिपोर्ट अक्टूबर 2024 में जारी होती है, ये बी रेडी। इसमें हम 50 देशों की सूची में भारत शामिल नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 2020 में जो भारत है वो 63वें स्थान पर था, तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी देख लीजिए। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई थी, तो ये भूटान के द्वारा विकसित की गई थी। आगे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2016 में भारत की स्थिति क्या थी, तो ये थी 133वीं। इसके साथ साथ 2025 में अगर हम बात करें तो ये हमारा भारत का जो स्थान है वो 162 है। करंट का भी याद रख लेना, ठीक है। 2017 में भारत ने 60 पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने पायदान की प्रगति की है, ये 3 की है। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आप बात करेंगे हम पहले तो उस समय आपका 130 था, लेकिन अब अपना कौन सा है आपको देख लेना, 130 देशों में आपका 57वां स्थान था, लेकिन अब जो है आपका रैंक कौन सा है, 60। तो इसी तरीके से 57वां, और अभी आपको बात करना है रैंक 48 को पहली बार 50 देशों की सूची में शामिल किया गया। आप इतना छोड़िए इसको, क्योंकि करंट में जो आएगी आपकी उसी को याद रख लेना। 2018 के AT कियरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था, तो ये 11वां स्थान था। चलो इस प्रकार हमने बहुत ही शानदार प्रश्न कवर किए हैं, और आगे के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख मंत्रालय है ना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री, ये जो बचे हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं ये हम 5वें पार्ट में करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार हम सारे जो पार्ट हैं आपके प्रीवियस ईयर जो UP SSC आयोग ने पूछे हैं क्वेश्चन, हम सभी का रिवीजन करने वाले हैं।